क्या ही फर्क पड़ता है। पहले टेस्ट मैच में 150 बने थे, गुलाबी गेंद आई तो 150 बन गए। पर मुझे दुख इस बात का है कि स्टार्क को यशस्वी जायसवाल ने जवानी के जोश में जो यू आर टू स्लो बोल दिया था, उसका का पूरा गुस्सा जो है स्टार्क का पूरी टीम इंडिया पे निकल गया। मतलब आपने बंदे को स्लो बोला तो बोला, आईपीएल में बेचारे की रकम भी आधी से कम कर दी, भाई नाराजगी तो रहेगी ना। और दिखा दिया स्टार्क ने, 6 विकेट ले लिए। इंडियन बैट्समैन जो थे उनको लिटरली जाकर नीतीश कुमार रेड्डी का धन्यवाद कहना चाहिए, जिसने आखिरी में आके थोड़ा बल्ला अल्लाह घुमा के 42 रन मार के 180 तक पहुंचा दिया। वरना इंडियन टीम का 150 पहुंचना ही बहुत मुश्किल लग रहा था। और भला हो जो वॉशिंगटन सुंदर की जगह पर अश्विन को खिला लिया, 22 रन का कॉन्ट्रीब्यूशन उसने भी दे दिया। मतलब इन दोनों ने ही कुल मिलाकर 64 रन बनाए हैं। नहीं तो बाकी की हमारी टीम इंडिया जो है उनको तो फर्स्ट इनिंग में खेलना पसंद ही नहीं है। रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग ले ली। पहले बैटिंग ली तो भाई हमारे यहाँ पर बोलते ही है कि भाई सामने वाले को ज़्यादा तपाना नहीं चाहिए। शायद सिर्फ इसीलिए ये लोग फर्स्ट इनिंग में ना अच्छा नहीं खेलते। पिछली बार भी 150 पर गए थे जैसा मैंने बताया, और इस बार 180 पर चले गए। लेकिन स्टार्क का गुस्सा निकल गया। मुझे तो भैया ये बात ठीक लग रही है, जो उसको बोला गया था कि भैया तुम बहुत ही स्लो गेंदबाजी कर रहे हो, कम से कम उसका गुस्सा उस बंदे का निकल गया। क्योंकि इंडियन बैट्समैनों के ऊपर अगर उसका वो गुस्सा नहीं निकलता तो न जाने कब तक वो बेचारों को इस तरीके से परेशान करता रहता। अभी भी हालांकि गारंटी नहीं है कि उसका गुस्सा पूरी तरीके से निकला है कि नहीं निकला है, लेकिन यहां पर हमको थोड़ी सी बात शर्मा जी के बारे में भी कर लेनी चाहिए। शर्मा जी का कमबैक तो हो गया, लेकिन कमबैक उनका सीधे पवेलियन पे ही जाकर खत्म हुआ। लोअर डाउन दी ऑर्डर खेलने के लिए आए थे ये बोलकर कि केएल राहुल डिजर्व करता है ओपन करना, उसको ओपन करने दो। केएल राहुल ने बढ़िया खेल दिखाया भी, आई थिंक 37 रन बनाए। लेकिन केएल राहुल की आप बदतमीजी देखिए। पहली बात तो बेचारा डक के ऊपर आउट हो गया था। वो तो भला हो अंपायर का कि भैया उसने बॉलैंड की नो बॉल को देख लिया, लेकिन क्या आपको पता है उस बॉल के ऊपर केएल राहुल ने वापस जाना शुरू कर दिया था। और जब स्निकोमीटर देखा तो पता चला कि राहुल का उस पर एज भी नहीं लगा है। मतलब बंदे को पता ही नहीं था कि बॉल लगी है कि नहीं लगी है। नो बॉल के चक्कर में रुक गया, फिर एक कैच छूट गया। इन सब के चक्कर में उसने 37 रन बना लिए, वरना दिक्कत में तो वो भी पड़ सकता था। जायसवाल डक पे आउट हो ही गया था। शुभमन गिल ने थोड़ा बहुत बल्ला चलाया, कोशिश करी कि नहीं भैया मैं टिक के खेल लेता हूं। फिर उसके बाद लेकिन जैसे ही कोहली भाई साहब को जाने का मौका मिला तो उन्होंने कहा कि भैया अब अपना भी हो गया, अपन भी खत्म करते हैं। लेकिन मैं इंतजार कर रहा था रोहित शर्मा का। दरअसल रोहित शर्मा जो है लोअर डाउन द ऑर्डर मतलब 5वें और 6वें नंबर पर आकर उन्होंने काफ़ी अच्छी बैटिंग करी है। उनकी करियर बेस्ट एवरेज भी यहीं पर है, 54 का एवरेज है, 1600 करीब रन बना चुके हैं, 3 सेंचुरी बना चुके हैं। लेकिन जिस तरीके से रोहित शर्मा आउट हुए उसको देखकर ये चीज़ समझ में आई कि भाई कोलैप्स तो इंडिया का अभी भी हो रहा है। वो तो शुक्र ये है कि केएल राहुल टॉप पर है तो वो थोड़ा सा रेजिस्टेंस दिखा देता है। वरना अगर आज रोहित शर्मा ने ओपन किया होता तो हमको दिख गया कि भाई 15-20 ओवर के बाद में आप कैसी बैटिंग कर रहे हो, तो नई बॉल से आपने कैसी बैटिंग करी होगी। दरअसल पिंक बॉल के बारे में कहा जाता है कि ये बॉल जो है थोड़ी ज़रूरत से ज़्यादा स्विंग होती है। अब मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फैक्ट बताता हूँ, जो कि क्रिकेटिंग टर्म्स में अगर आप बात को समझेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। दरअसल अगर हम बॉल के स्विंग होने की बात करते हैं ना, कि बॉल जो स्विंग हो रही है वो कितने परसेंटेज की स्विंग हो रही है, तो उसके बारे में आज बताया गया कि ऑस्ट्रेलिया जो है भाई उसने जो बॉलिंग करी थी वो काफ़ी अच्छी करी थी। लेकिन क्या आपको पता है इंडिया ने उससे भी ज़्यादा बेहतरीन स्विंग और सीम कराई बॉल। लेकिन दिक्कत ये रही कि जहां ऑस्ट्रेलिया की 4.8% बॉल्स विकेट को हिट कर रही थी, वहीं पर इंडिया की सिर्फ 3.3% हिट कर रही थी। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स में फर्स्ट टेस्ट मैच में सबसे बड़ा अंतर था वो यही था कि इंडिया के बॉलर्स विकेट टू विकेट ज्यादा बॉल कर रहे थे। यू मिस आई हिट वाला कॉन्सेप्ट चल रहा था। लेकिन यहां पर इंडिया के बॉलर्स की लाइन लेंथ थोड़ी सी बिगड़ी हुई इस बार दिखाई दी, पता नहीं बुमराह की कप्तानी के चक्कर में या क्या। इसके अलावा जो फॉल्स ड्रॉन जिसको कहते हैं ना, कि सामने वाले बैट्समैन जो है गलत शॉट खेल गया, अगर उसकी बात करें तो जहां पर ऑस्ट्रेलिया ने इंडियन से 22.5% टाइम ऐसा करवाया, मतलब 10 में से 22 बॉलों पर 100 में से 22 बॉलों पर इंडियन बैट्समैन गलत शॉट खेल गए। वहीं पर इंडिया के बैट्समैन की बात करें तो उनका, इंडिया के बॉलर्स की बात करें तो ऐसा काफी कम करवा पाए थे। तो एक तरीके से आज क्लिनिकल डिफरेंस जो है वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों के ही बॉलर्स में दिखाई पड़ रहा था। और उसी चक्कर में हुआ ये कि इंडिया जो है 180 पर ऑल आउट तो हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया को उसके बाद कंटेन करने में भी एक हद तक बहुत बहुत ज़्यादा मुझको लगता है लैग कर गया। मतलब अभी अगर हम लोग ऑस्ट्रेलिया के स्कोर की बात करें तो उनका 15 ओवर के आसपास 36 फॉर 1 है। अब देखिए यहाँ पर क्या है ना कि ऑस्ट्रेलिया को पहले टेस्ट मैच का पता है, वो इस बार आके कोई रैश शॉट नहीं खेल रहे हैं। मानस लबुशेन को भी एडिलेड काफ़ी पसंद है, यहाँ पर काफ़ी रन उसने स्कोर किए हैं, तो उसको भी पता है कि भाई यहाँ पर मैं स्कोर कर सकता हूँ रन। वो भी यहाँ पर टिकने की कोशिश कर रहा है। हालांकि कब कोई आउट हो जाए हम कह नहीं सकते, बट स्टिल इस बार जिस तरीके से ये लोग हमारे बॉलर्स को खेल रहे हैं उससे एक बात दिख रही है कि ऑस्ट्रेलियंस होमवर्क करके आए हैं।
उनको पता है कि हमें किस बॉलर के ऊपर किस तरह की एप्लीकेशन दिखानी है और किस तरीके से हमको इन बॉलर्स को टैकल करना है, क्योंकि अगर हम बॉलर्स को अच्छे से टैकल कर लेंगे तो चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। पर सबसे ज़्यादा दिक्कत हो गई यहाँ पर रोहित शर्मा के साथ में। दरअसल रोहित शर्मा की जो चोरी थी, जो उनकी टेक्निकल फॉल्ट था, वो एडम गिलक्रिस्ट ने ही बहुत शानदार तरीके से पकड़ा। एडम गिलक्रिस्ट में कप्तानी कर रहे थे और वो बात कर ही रहे थे कि भाई रोहित ने इस पोजीशन पर रन्स काफ़ी बनाए हैं, लेकिन पिछले कुछ समय में मूविंग डिलीवरी के सामने रोहित शर्मा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए दिखाई देते हैं। उनका ये कहना था और बॉल टप्पा खाई और जो अंदर घुसी, बंदे को समझ में ही नहीं आया कि करना क्या है। और इसीलिए लोग कहने लगे कि भाई अब तो इंटेंट की भी ज़रूरत नहीं थी, यहाँ पर तो बस आपको खड़े रहना था। देखिए क्या है, इंडियन टीम का जो ये लगातार एक के बाद एक कोलैप्स हो रहा है, वो कोई ऐसा नहीं है कि आप रोज़ देखने को आपको मिलेगा। भाई इंडियन बैटिंग कहीं से कहीं तक भी कमज़ोर नहीं है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर बार बार ऐसा हो रहा है तो ज़रूर ये सोचने वाली बात हो जाएगी कि भाई आखिर दिक्कत समस्या क्या हो रही है। मैं आपको थोड़ा विकेट फॉल ऑफ विकेट्स बताऊं तो जब 0 के ऊपर यशस्वी जायसवाल आउट हुए तो उसके बाद गिल और राहुल ने मिलकर एक 69 रन्स की पार्टनरशिप करी थी। इसके बाद 69 के ऊपर दूसरा विकेट गिरा, 77 पर तीसरा गिरा, 81 पर चौथा गिरा, 87 पर पांचवा गिर गया। मतलब आप जरा समझिए कि जो उसके बाद के 4 विकेट थे वो 69 से लेकर 87 तक में गिर गए। 18 रन के अंदर इंडिया के 4 विकेट गिर चुके थे आज। उसमें केएल राहुल के साथ गिल, गिल के साथ कोहली, कोहली के साथ में रोहित शर्मा भी शामिल थे। तो ये ऑब्वियस ही बात है, जो मिनी कोलैप्स है ये थोड़े थोड़े दिनों में पता नहीं क्यों इंडिया के सामने आता रहता है। अच्छा, दूसरी बात ये कि इनके जो तीनों पेस बॉलर्स हैं, चाहे कमिंस हो, बॉलैंड हो या फिर स्टार्क हो, इन तीनों ने ही विकेट लिए हैं और टीम को पूरी तरीके से खत्म करके रख दिया। इकोनॉमी भी शानदार रही इन लोगों की। बट मैंने जो शुरुआत में भी मेंशन किया था कि नीतीश कुमार रेड्डी को यहाँ पर हम लोगों को समझना पड़ेगा कि उसकी बैटिंग का हम लोग कैसे और ज़्यादा उपयोग कर सकते हैं। अभी वो लोअर डाउन दी ऑर्डर आ रहा है और ऐसे पॉइंट पर उसकी बैटिंग आती है जहाँ पर कि उसको शॉट्स खेलने ही पड़ते हैं। आज स्टार्क और बॉलैंड की बॉल पर उसने जिस तरीके से सिक्सेस मारे, एक बात तो तय है कि बंदा गट्सी है और क्योंकि वो बॉलिंग भी कर लेता है तो वो एक एक्स्ट्रा डायमेंशन भी अपने आर्ट में ऐड कर रहा है। तो ऐसे में नीतीश कुमार रेड्डी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कहाँ किया जा सकता है, इस बारे में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। बाकी इंडियन बॉलर्स ने भाई कोशिश तो करना शुरू कर दी है। हर्षित राणा ने भी अच्छी बॉलिंग की स्टार्ट करी, सिराज भी काफ़ी इंटेंट के साथ बॉलिंग कर रहा है। बस देखना ही पड़ेगा कि हमारे बॉलर्स कहाँ तक इस सिचुएशन को खींचते हैं। ऑस्ट्रेलिया इस बार तैयार है पूरी तरीके से कि भाई हमको किस तरीके से इंडियंस को टैकल करना है। तो देखते हैं कि अब इन दोनों के बीच में कैसा क्या बैंटर चलता है। कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा कि आपका इस बारे में क्या कुछ कहना है। बाकी मैच के बाद मिलेंगे अगले वीडियो में। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।